नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीविका के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। जीविका का प्रीवियस ईयर 2019 में एग्जाम इसका हुआ था, उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। साथ ही आपको सारा प्रैक्टिस, इसका 21 प्रैक्टिस सेट है, सारे का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिसमें कि सभी पोस्ट शामिल है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT असिस्टेंट। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, क्या सिलेबस हमारा रहने वाले है। तो इसमें आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, इन सारों का जो है 70 नंबर का एग्जाम होगा। 70 नंबर में आपको किससे कितना क्वेश्चन देगा, तो अवार्ड एंड ऑनर नेशनल इंटरनेशनल से देगा। आपको पर एक नंबर का क्वेश्चन देगा, जिसमें कि आपको 3 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट स्कीम, जितना भी सरकार का स्कीम चलता है, जो भी सरकार के द्वारा स्कीम चलाया जाता है, सारे स्कीम के बारे में पूछा जाएगा। उसमें से आपको 3 प्रश्न देगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में बांटा गया, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन देगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत सारा संगठन है, उन संगठनों के बारे में पूछा जाएगा, वो 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड रिसेंट डेवलपमेंट, जो हमारा साइंस के द्वारा, हमारे वैज्ञानिक के द्वारा नया नया खोज किया गया हाल फिलहाल में, उन सभी खोजों के बारे में, कोई टेक्नोलॉजी में नया खोज हुआ, उन खोजों से संबंधित 3 प्रश्न देगा। स्पोर्ट्स से आपको स्पोर्ट, जो भी हमारा क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, बहुत सारा स्पोर्ट्स है, कोई भी इवेंट हुआ है, किसी को कोई अचीवमेंट किया कोई प्लेयर, तो उनसे आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग से हमारा रहेगा, तर्कशक्ति से एनालिटिक रीजनिंग, सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक, नंबर एनालॉजी, उसके बाद एनालॉजी, सिमेटिक सीरीज, नंबर सीरीज एंड फिगरल सीरीज रहेगा। इसमें से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। अर्थमेटिक रीजनिंग से न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड स्पेस एंड वैल्यूलाइजेशन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, विजुअल मेमोरी, इनसे आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन, चूज द वर्ड, इससे आपको 3 प्रश्न देगा। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, परसेंटेज, रेशियो, मैथ में आपको परसेंटेज से रहेगा, रेशियो से रहेगा, एवरेज से रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, प्रॉफिट लॉस रहेगा, पार्टनरशिप, बिजनेस, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे आपको 9 प्रश्न देखने को मिलेगा। और 9 प्रश्न आपको रीजनिंग से, तो 9 18 प्रश्न आपको मैथ और रीजनिंग से देखने को मिलेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट, इंडेक्सिंग एड्रेस, मैचिंग डाटा एंड सिटी, मैचिंग वर्ड बिल्डिंग, इससे आपको 2 प्रश्न देगा। सब्जेक्ट नॉलेज से, जो कि जीविका संबंधित जितना भी हमारा डेवलपमेंट का काम है, जीविका का फील्ड वर्क का काम है, जितना भी जीविका से संबंधित प्रश्न है, उससे आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। और आपको कंप्यूटर प्रोफेंसी से 10 प्रश्न मिलेगा, जिससे कि कंप्यूटर से संबंधित बेसिक नॉलेज आपको है कि नहीं है, इससे संबंधित आपको 10 प्रश्न मिलेगा, जो कि टोटल होता है 70 प्रश्न। और 70 प्रश्न का ही एग्जाम होगा, जिसमें आपको पोस्ट शामिल है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट और अकाउंटेंट। इन 5 पोस्ट के लिए जो है 70 मार्क का एग्जाम होगा। और ये टाइम आपको होगा 80 मिनट, टोटल टाइम इसमें आपको 80 मिनट दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब है आपको ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, इसमें आपको होगा टोटल सेम नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 2 प्रश्न देगा। इसमें केवल 10 मार्क कम रहेगा, जिसकी आपको इसमें 60 नंबर का एग्जाम होगा। इसलिए 10 नंबर कम है, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। 10 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश का। इस वजह से यहाँ पे 10 नंबर आपको कम किया गया है रिटन एग्जाम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सारा जो भी नेशनल सेम टू सेम सिलेबस सेम ही है, केवल 10 नंबर कम करेगा। और यहाँ पे आपको टाइपिंग 10 नंबर को देखने को मिलेगा इस पोस्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आप बने रहिए, पूरा इस पे डिस्कस, जितना भी जीविका का सिलेबस है, लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, इसलिए इस चैनल पे बने रहें। पहला प्रश्न है, फेसबुक, माई स्पेस और ट्विटर किसके उदाहरण है? वेब पोर्टल के, विकी के, सोशल नेटवर्किंग साइट के, ई लर्निंग के। इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के एग्जांपल है फेसबुक, माई स्पेस और ट्विटर। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स।
सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां उपयोगकर्ता व्यक्तिगत प्रोफाइल बना सकते हैं और दूसरों के साथ सामाजिक संबंध बना सकते हैं। ये साइटें उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और अन्य सामग्री साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। ये आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग लगभग फेसबुक से जुड़े हुए हैं। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जबकि ट्विटर अब जो है ट्विटर का नाम बदल करके अब क्या हो गया, एक्स हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए जाना जाता है, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए जाना जाता है। जो भी बड़े बड़े हस्ती है यहाँ पे अपना अकाउंट बना करके अपना जो भी मन की बात है सारा रखते हैं। ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा। ई लर्निंग जो है ऑनलाइन या वेब पोर्टल जानकारी का प्रवेश द्वार से इसका उद्देश्य अलग है। ई लर्निंग का जो है हम लोग जहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, वो हमारा क्या हो गया, ई लर्निंग हो गया। अगला प्रश्न, गूगल एक सबसे लोकप्रिय है। गूगल सबसे लोकप्रिय क्या है? ब्राउजर है, पोर्टल है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, सर्च इंजन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल एक सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों पर आधार पर प्रासंगिक वेब पेजों की एक सूची प्रदान करता है। गूगल का क्रोम एक वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल स्वयं एक सर्च इंजन है। गूगल का क्रोम क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रोम भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गूगल का क्रोम क्या है, तो क्रोम वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल क्या है, स्वयं एक सर्च इंजन है। यह अपने जटिल एल्गोरिदम के लिए जाना जाता है जो परिणामों को रैंक करने और उनकी सटीकता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। सर्च इंजन इंटरनेट पर जानकारी तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को लाखों वेबसाइट के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? डाटाबेस मैनेजमेंट, मेल मर्ज, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, फॉर्म लेटर्स। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेल मर्ज। इसको क्या कहते हैं? मेल मर्ज कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेल मर्ज। एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता को मेल मर्ज कहा जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर सुविधा है जो आपको एक टेम्पलेट दस्तावेज जैसे एक पत्र और एक डाटा स्रोत जैसे एक स्प्रेडशीट को मिलाकर व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक सेट बनाने की अनुमति देती है। डेटा स्रोत में प्रत्येक दस्तावेज के लिए अद्वितीय जानकारी होती है, जैसे प्राप्तकर्ता का नाम और पता। मेल मर्ज का उपयोग बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत ईमेल, लेबल, लिफाफे और पत्रों को स्वचालित रूप से बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया एक प्राप्तकर्ताओं को अलग अलग दस्तावेज भेजने में समय और प्रयास को बचाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क की वेब जो दुनिया भर के उपयोगकर्ता को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए जोड़ती है, उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क की वेब जो दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए जोड़ती है, उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंटरैक्टिव नेट और इंट्रानेट। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। दुनिया भर के उपयोगकर्ता को जोड़ने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की वेब को इंटरनेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इंटरनेट परस्पर जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है जो अरबों उपकरणों को जोड़ती है। यह वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया जैसी विभिन्न सेवाओं का आधार है। इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है जो केवल एक संगठन के सदस्यों के लिए सुलभ होता है, जबकि एक्स्ट्रानेट बाहरी सहयोगियों के लिए एक इंट्रानेट का विस्तार है। इंटरनेट टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल सूट का उपयोग करके डेटा संचार को सक्षम बनाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है इंटरनेट किस प्रोटोकॉल सूट का उपयोग करके डेटा संचार को सक्षम बनाता है, तो होगा टीसीपी या आईपी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरनेट एक कैसा नेटवर्क है, तो इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, डेटा संशोधित करने के लिए कंप्यूटर डैश भाषा का प्रयोग करता है? प्रोसेसिंग, बाइनरी, रिलेशनल और मेगाबाइट। किस भाषा का कंप्यूटर प्रयोग करता है? तो कंप्यूटर प्रयोग करता है बाइनरी भाषा का। कंप्यूटर बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। डेटा संसाधित करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। बाइनरी एक संख्या प्रणाली है जो केवल 2 अंकों 0 और 1 का उपयोग करती है। क्वेश्चन पूछ जाएगा बाइनरी प्रणाली में कौन कौन अंक होता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो 0 और 1 ये अंक जिन्हें बिट्स कहा जाता है कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक स्विच की
ऑन, वन और ऑफ जीरो का स्थिति प्रतिनिधित्व करता है। कंप्यूटर को अगर इलेक्ट्रॉनिक स्विच को ऑन करेंगे तो वन को रिप्रेजेंट करेगा, और जीरो करेंगे तो ऑफ की स्थिति को प्रतिनिधित्व करता है। कंप्यूटर में सभी डेटा निर्देश और जानकारी को बाइनरी कोड में अनुवादित किया जाता है ताकि सीपीयू उन्हें समझ और संशोधित कर सके। यह निम्न स्तरीय भाषा सभी डिजिटल कंप्यूटिंग का मूलभूत आधार है। अगला मैथ से संबंधित है, इसका केवल आंसर बताते हैं, इसका डिस्कशन जो है आपको दूसरे लेक्चर में मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसमें कहा कि यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1260 है तो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होगी। अगर किसी समबाहुभुज है उसका आंतरिक कोणों का योगफल जो 1260 है तो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होगी। तो इस सही ऑप्शन रहेगा 9 भुजा। इसका फॉर्मूला होता है समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल बराबर 9 माइनस 2 गुना 180। इसका हम लिख देते फार्मूला आपको। इसका होता है समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। आप लोग इस फार्मूला पर निकाल सकते हैं। इसमें होगा n होगा भुजाओं की संख्या, आंतरिक कोणों का योग टोटल 1260 दिया हुआ है, इसका टोटल आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा 9। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं तो इसका पूरा डिस्कशन आपको दूसरे लेक्चर में मिलेगा। मैथ रीजनिंग का डिस्कशन करवाएंगे दूसरे लेक्चर में। इसमें केवल जीके जीएस कंप्यूटर से संबंधित सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री राजन ने प्रति वर्ष 10% की साधारण ब्याज दर पर 12,000 रुपया और प्रति वर्ष 20% की साधारण ब्याज दर पर अन्य राशि का निवेश किया। निवेश की गई कुल राशि पर एक साल के अंत में अर्जित कुल ब्याज 14% प्रति वर्ष हो गया। तो श्री राजन द्वारा निवेश की गई कुल राशि का पता लगाएं, कुल राशि कितना है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं P इंटू आर गुना टी बाय 100, उस पर आपको निकल जाएगा। तो इस पर इसका सही आंसर निकल जाएगा आपको 20,000। एनालिसिस में नहीं कर रहे हैं, इसमें केवल आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना सकते हैं। नहीं बनाइएगा तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मैथ रीजनिंग का सारा प्रैक्टिस मिल, इसका आंसर होगा 20,000। अगला प्रश्न है, दो संख्या ऐसी है कि उनके बीच का अनुपात जो है 5:3 है। यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाती है तो उनके बीच का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए, इसको बैट्रिक भी बना सकते हैं, इसको ऐसे नॉर्मल भी बना सकते हैं कि अगर हमारा संख्या है 5:3 तो 5x बाय 3x अब प्लस 10 का वृद्धि हो जाता है, तो इसमें 10 कर देंगे, इधर भी प्लस 10 कर देंगे, इक्वल टू ये कितना हो जाता है 7/5। इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 40, इसका सही आंसर होगा 40। तो आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जो 240 मीटर लंबी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है कितने सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 15 सेकेंड। इसका सही आंसर होगा 15 सेकेंड इसका आ जाएगा, लेकिन 16 अप्रॉक्स 15 होगा, तो इसका आंसर सी लीजिए। अगला है, रेखा x बराबर 0 का ग्राफिकल समीकरण किसको दर्शाता है। रेखा x बराबर 0, x किस क्वाड में 0 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, y अक्ष। y अक्ष में x क्या होगा, 0 होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस मैथ वाला सेक्शन में कराया जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, नीचे से ईसा का स्थान 15वां है और ऊपर से 21वां है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। नीचे से 15वां, ऊपर से 21वां, तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें आप 15 प्लस 21 माइनस 1 कर दीजिए, इसमें टोटल आंसर हो जाएगा आपको 35। इसमें हमको करना है 15 प्लस 21 और माइनस 1 इक्वल टू 35। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को सार्थक तार्किक रूप में व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्पों में से उचित अनुक्रम को चुनें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हम लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, तब किशोरावस्था में आते हैं, उसके बाद आदमी बनते हैं, आदमी के बाद पिता बनते हैं,
इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसको तो बनाना नहीं है, लॉजिकल चीज है। अगला है संख्यात्मक तर्क। 9 प्लस 3 ये हो जाए 6 27, 11 प्लस 7 बराबर 7, 477, 6 प्लस 3 बराबर 8। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा 318। इस रीजनिंग को भी बनाया गया है मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन में। अगला है निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षरों को से बनाया जा सकता है। देखो किससे ये जो दिया गया अक्षर है इससे कौन अक्षर नीचे में से बनाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी। डी देखिए इसी से बनाया जाता है। डी है हमारा ऑप्शन में कर्नाटका, ये इससे बनाया जा सकता है। आप लोग मिला लीजिए, डी इससे बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा कि उनका महिला का बेटा मेरे पिता की माँ, उसके पिता की माँ का पोता है। तो पिता की माँ का पोता, तो गौरव का उस महिला से कैसे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। गौरव क्या है? उस महिला का बेटा है। तो ये तो आसान रीजनिंग है। ऑप्शन नंबर डी बेटा हो जाएगा इसका। अब है समान ज्ञान से प्रश्न। समान ज्ञान का प्रश्न समझेंगे। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ये गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2014 से इसको प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। यह मिशन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2019 को तक भारत को खुले में शौच से मुक्त ODF, खुले में शौच से मुक्त को शॉर्ट नाम है ODF ओपन, बनाने के लिए शुरू किया गया था। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य देश भर में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देना है। मिशन में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और शहरी क्षेत्रों के लिए आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? स्वच्छ भारत मिशन कब आया? तो 2 अक्टूबर 2014। लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 2019 तक का लक्ष्य रखा गया था कि खुले में जो है शौच से मुक्त किया जाएगा भारत को। अगला प्रश्न है VHSNC का सदस्य कौन हो सकता है? VHSNC का सदस्य कौन हो सकता है? पंचायत का कोई भी सदस्य, इनमें से कोई भी नहीं। पंचायत के वरिष्ठ सदस्य, पंचायत का निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। पंचायत का निर्वाचित सदस्य जो है VHSNC का सदस्य हो सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायत का निर्वाचित सदस्य। VHSNC का मतलब होता है ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता और पोषण समिति का सदस्य पंचायत का एक निर्वाचित सदस्य हो सकता है। यह समिति ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाने और इन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है। समिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और समुदाय के प्रतिनिधि जैसे अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर इन कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। पंचायत का निर्वाचित सदस्य अक्सर समिति के अध्यक्ष या एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? बाल स्वच्छता सप्ताह, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। हर साल 14 से 19 नवंबर को बाल दिवस कब होता है? 14 नवंबर को। तो 14 से 19 नवंबर तक बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल जो है मनाया जाता है। बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल 14 से 19 नवंबर तक मनाया जाता है। यह तिथि भारत में बाल दिवस 14 नवंबर के साथ शुरू होती है। यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक पहल है जिसका उद्देश्य बच्चों के बीच स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाना है। बच्चे को कैसे स्वस्थ रखना है इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। इस सप्ताह के दौरान स्कूलों और समुदाय में बच्चों के लिए स्वच्छता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता और अपने परिवेश को साफ रखने की आदतें सिखाना है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन, मीथेन और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ये गैसें कारखाने और बिजली संयंत्रों द्वारा जीवाश्म ईंधन को जलाने से निकलती हैं। ये गैसें वायुमंडल में जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। जब वर्षा होती है तो ये एसिड वर्षा के पानी में मिल जाती है
जिससे इसका पीएच स्तर कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है, जैसे जंगलों, पानी के स्रोत और इमारतों को क्षति पहुंचता है अम्लीय वर्षा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस संस्था के द्वारा भारत के शासकीय आपराधिक आंकड़ों का रखरखाव किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एनसीआरबी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनसीआरबी। किस संस्था के द्वारा शासकीय अपराध आंकड़ों का रखरखाव किया जाता है? एनसीआरबी। भारत के शासकीय आपराधिक आंकड़ों का रखरखाव एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा किया जाता है। यह संस्था गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और अपराधों संबंधित डेटा को एकत्रित और विश्लेषण करती है। एनसीआरबी सालाना क्राइम इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जिसमें देश में अपराध की स्थिति का विस्तृत विवरण होता है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराधों और अपराधियों पर जानकारी का एक केंद्रीय डेटाबेस प्रदान करने में मदद करता है। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करती है, जबकि सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो एक प्रमुख जांच एजेंसी है। एनआरईटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एनआरईटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रूरल एनएप्योरशिप ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट। तो एनआरईटीपी का पूर्ण रूप नेशनल रूरल एनएप्योरशिप ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट है। यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और उन्हें वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस परियोजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और अवसर पैदा करके अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम का एक हिस्सा है, जो ग्रामीण केंद्रों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। बिहार में बकरी नादा नस्ल का वजन समान रूप से कितना होता है? इस प्रश्न का जीविका के द्वारा जो है आंसर में स्टार दिया गया था, क्योंकि ये एवरेज में होता है 15 से 20, यानी 15 से 20, तो 15-20 दोनों हो सकता है, इसलिए इसको स्टार दिया गया था। इसका होगा दस्तावेज में इस प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं दिया गया था। नादा बकरी बिहार में पाई जाने वाली एक स्थानीय नस्ल है। इस नस्ल की बकरियां आमतौर पर छोटे से मध्यम आकार की होती है। इनका औसत वजन आमतौर पर 15 से 20 किलोग्राम के बीच होता है, लेकिन दस्तावेज में कोई विशिष्ट उत्तर इंकित नहीं है। ये बकरियां अपनी प्रजनन क्षमता और स्थानीय जलवायु के प्रति अनुकूलता के लिए जानी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन स्टार हो गया था। तो 15 से 20 केजी के एवरेज में दिया है। अगर एवरेज में दिया रहेगा तो आंसर मारना है, नहीं दिया रहेगा तो इस आंसर को छोड़ के आना। अगला प्रश्न है, भारत के प्रतीक की आधार प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद, यानी मुंडकोपनिषद, इसमें मुंडका लिखा हुआ है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। सत्यमेव जयते का शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र का अर्थ है सत्य की जीत होती है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत का पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते, और इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सत्यमेव जयते जो हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, इसे कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। यह आदर्श वाक्य भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। यह भारतीय राष्ट्र के लिए सत्य और धार्मिकता के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या हो जाता है? रक्त में जो आरबीसी का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, कौन सा रोग उत्पन्न होगा? इसका सही आंसर होगा रक्त अल्पता, यानी उसको हम लोग इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या हो जाता है? तो एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है? एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एसबीएम का पूर्ण रूप होता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीविका का अपीलीय अधिकार कौन है? जीविका का अपीलीय अधिकार क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष ड्यूटी पर अधिकारी, ओएसडी, विशेष ड्यूटी पर अधिकारी, ओएसडी। अगला प्रश्न है, लोहिया स्वच्छ भारत अधिनियम के मिशन निदेशक कौन है? लोहिया
स्वच्छ भारत अभियान के मिशन निदेशक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जीविका। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जीविका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को क्रिकेट में टर्मिनेटर के नाम से जाना था? टर्मिनेटर किसको कहा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हरभजन सिंह जो है टर्मिनेटर कहा जाता है। टर्मिनेटर भी कहते हैं हम लोग, जो कि बॉल को घुमाने में माहिर था ये। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख भारत में किया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के आपातकाल का। अगला प्रश्न है, जीविका के संदर्भ में सीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? सीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? कैजुअल फैसिलिटेटर, यानी कैजुअल फैसिलिटेटर होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी इसका होगा, जीविका में सीएफ का पूर्ण होगा क्लस्टर फैसिलिटेटर। इसका सही ऑप्शन नंबर सी। समान बकरी समांतर डैश नस्ल की होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बंगाल नस्ल की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश भारतीय भाषाएं शामिल है। ये प्रश्न तो लगभग लोगों को पता होना चाहिए। इसमें कितने प्रश्न शामिल है, कितने भाषा शामिल है? तो 22 भाषा शामिल है। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है हॉकी से। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला लाख चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? लाख चूड़ी बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। इसमें मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। भारत किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाता है? भारत जो है किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाता है? तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये 19 नवंबर को मनाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर होगा 19 नवंबर। ये 19 नवंबर को जो है भारत विश्व शौचालय दिवस, भारत किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाता है? तो 19 नवंबर को। एनआरएलएम की सरकारी वेबसाइट कौन है? एनआरएलएम का सरकारी वेबसाइट है जीविका.gov.in। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ISWM का पूर्ण रूप क्या है? ISWM का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरमीडिएटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरमीडिएटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ISWM। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? 2023 का जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा जमाल खशोगी को। जमाल खशोगी को जो है 2018 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में प्रकाशित किया गया था, नामित किया गया था इसको। इसका ऑप्शन सही होगा डी। अगला प्रश्न है, MIC का पूर्ण रूप क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, SIC का पूर्ण रूप क्या है? SIC का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने % लोग शहर में रहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 31.15%। ऑप्शन नंबर बी, 31.15%। आंतरिक शिकायतें, आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है? तो आंतरिक शिकायत संबंधित है सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड ग्राम्स के लिए, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के लिए आंतरिक शिकायत समिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MKSP का पूर्ण रूप क्या है? MKSP का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम। महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
SVEP का पूर्ण रूप क्या है? SVEP का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है स्टार्ट ऑफ विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। स्टार्ट ऑफ विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। ऑप्शन बी काठमांडू। अगला प्रश्न है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करने वाला पहला उद्योग कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में 6 सप्ताह के लिए नियमित सत्र में कहाँ मिलता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जेनेवा में। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसके बाद रंजन गोगोई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी चेंज होने वाला है, आप लोग कमेंट करके बताएं कौन नया बनने वाला है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उस समय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका उसके अनुसार आंसर दिया गया उसमें। तो पीछे में जो बना हुआ था उसका दिया हुआ रंजन गोगोई का, अभी वर्तमान में दूसरा है, तो उसका आप लोग कमेंट करके बताएं कौन है। अगला है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये तो 2019 का प्रश्न है। तो 2019 में जो इसरो के अध्यक्ष के सिवन, अभी वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट करके बताएं। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल उत्तर में किससे घिरा है? उत्तर में किससे घिरा हुआ है? इसका सही आंसर होगा सिक्किम और भूटान से। आज का प्रश्न कैसा लगा दोस्तों? लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको जीविका के सभी पदों के लिए जितने भी जीविका पद है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, इन सारे पदों का सभी विषय से जो अवार्ड्स एंड ऑनर है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, सब्जेक्ट नॉलेज, सभी प्रश्न का एनालिसिस किया जाएगा। इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं, आप लोग इसको पढ़ के जाए, लगभग प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।